हेलो नमस्ते, मैं शानू। आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता कुमार मैम, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तो मैम, क्यों ज़रूरी है बच्चों को कैंसर के बारे में बातें करना बच्चों से, और बच्चों में क्यों पाया जाता है कैंसर? देखिए, कैंसर के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे समाज में ये एक मिथ है या एक गलत धारणा है कि बच्चों में कैंसर नहीं होता है, जबकि ये एक फैक्ट है कि बच्चों में भी कैंसर होता है। इसलिए मैं आज का वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया है, ये जानकारी देने के लिए कि बच्चों में भी कैंसर होता है, और बच्चों में अगर कैंसर को डिटेक्ट कर लिया जाए टाइम से तो वो ट्रीटेबल है और क्योरेबल है। मैम, उम्र क्या हो सकती है बच्चों में कैंसर की? उम्र देखिए, नवजात से लेकर और 18 साल की उम्र तक कोई भी कैंसर हो सकता है, किंतु नवजात शिशु की बात हम इसलिए यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि नवजात शिशु को तो कोई डॉक्टर देखता ही है जब वो पैदा होता है, लेकिन जब वो घर चला जाता है तो फिर हमको ये माँ को और जो उस बच्चे को रखते हैं अभिभावक लोग, उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके के ट्यूमर हो सकते हैं। जैसे कि 5 साल से नीचे हमको रेटिनोब्लास्टोमा मिलता है, ये एक तरीके का आँख का ट्यूमर है, और 5 साल से नीचे जो मिलता है रेटिनोब्लास्टोमा, तो माँ उसकी आँख की पुतली देख के जान सकती है, उसमें सफ़ेदी सी आने लगती है, तो वो अगर जल्दी डॉक्टर के पास ले आएगी तो वो रेटिनोब्लास्टोमा क्योर हो जाता है। इसी तरीके से और भी ट्यूमर्स हैं, जैसे नेफ्रोब्लास्टोमा, जिसको आम भाषा में हम विल्म्स ट्यूमर कहते हैं, उसको माँ अक्सर नहलाते हुए पेट में एक स्वेलिंग महसूस करती है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इसको पहले से दिमाग में रखेंगे कि ये गांठ कोई भी बन रही है तो हमें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसकी एवरेज एज वैसे तो 8 इयर्स है, और सबसे ज़्यादा बच्चों में जो कॉमन कैंसर्स पाए जाते हैं वो ल्यूकीमियाज़ हैं, लिम्फोमाज हैं और सीएनएस ट्यूमर्स हैं। यानी ल्यूकीमिया जो है उसकी इंसिडेंस 20 से 30% ऑफ कैंसर्स है। तो मैम, ये तो लक्षण हो गए। जी, लक्षण का मैंने जैसे बताया कि डिपेंड करता है कि कौन सा ट्यूमर है बच्चे को, लेकिन एक माता को या अभिभावक को इस बात से अवेयर रहना चाहिए कि कोई भी गांठ बच्चे के शरीर में अगर बढ़ रही है साइज़ में तो उसको तुरंत चिकित्सक को दिखाएं, और या फिर उसके सिर में दर्द बना रहता हो, उल्टी आती हो, पेट में दर्द बना रहता हो, या कोई भी गांठ हो तो जिस या ग्रोथ हो जो कि धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसको ये नहीं सोच के नहीं टाल देना चाहिए कि फोड़ा हो सकता है, फुंसी हो सकती है, ये हो सकती है। उसको चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। और छोटे छोटे जैसे नीले चकत्ते पूरे शरीर में बनना, जिसको हम लोग पेटिचियल हेमरेजेस कहते हैं, वो बच्चे के शरीर में देखते रहना चाहिए नहलाते समय। और शरीर का वजन कम होना, भूख ना लगना और कमज़ोरी महसूस होना, ये सारे लक्षण हैं जो कि पता करते हैं कि बच्चे में किसी तरीके के कोई एबनॉर्मल चीज़ है। लेकिन आप ये नहीं समझ सकते कि जब कोई भी अगर बुखार आता है तो बच्चे को कैंसर हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई भी बुखार आ सकता है तो कैंसर होगा, लेकिन अगर बार बार बच्चे को बुखार आता है तो आपको ये देखना चाहिए और जांच कराना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अलावा अगर बच्चे के पेट फूल रहा हो, या पैर में कुछ नसें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई पड़ रही हों, या पेट में नसें दिखाई पड़ रही हों, तो फिर ज़रूर चिकित्सक से राय लें। कैसे बचा जा सकता है इससे? जैसे मैंने बताया कि बचाव बहुत सी चीज़ों से हो सकता है। जैसे कि आप बच्चे को इस तरीके से ट्रेन करिए कि किसी प्लास्टिक में वो गर्म चीज़ ना खाए, जिसके हम लोगों ने ये पता किया है कि अगर प्लास्टिक में कोई गर्म चीज़ डालते हैं तो ऐसे तत्व पैदा होते हैं, बिस्फेनॉल्स होते हैं, जो कि कार्सिनोजेनिक हैं। तो अगर बच्चे को आप शुरू से ही ऐसी हैबिट डलवाएंगे कि प्लास्टिक में गर्म चीज़ का इस्तेमाल ना करें, तो ये चीज़ संभव है। और हमने देखा है कि पानी का जो यूज़ किया जाता है उसमें अगर आर्सेनिक होता है तो वो भी कार्सिनोजेनिक है। और उसके अलावा अनेकों ऐसे हैं, जैसे बार बार एक्सरे का होना, बार बार रेडिएशन थेरेपी होना, मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा करना, बहुत ज़्यादा टीवी पे लगे रहना और बहुत पास से मोबाइल को देखना, ये सब कारण हो सकते हैं बच्चों में कि प्रोवोक हो जाए, जिससे कि कैंसर बन सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी क्रॉनिक चीज़ जो कि बार बार
शरीर में किसी तरीके का घाव पैदा कर रही है, वो कैंसर भी पैदा कर सकती है। मैम क्या खान पान पे भी ध्यान देना चाहिए बच्चों के? खान पान से भी असर पड़ता है? खान पान पे मैंने बताया ना कि कोई गर्म चीज़ अगर प्लास्टिक में रखी है और या फिर जैसे आजकल बताया जा रहा है एल्युमिनियम में पकाना नहीं चाहिए, इस तरीके से इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए हमेशा से कि बच्चों में ऐसी हैबिट्स डालें कि वे कार्सिनोजेनिक, जैसे कि मैंने बताया है कि 80% केसेस अगर डायग्नोज भी होते हैं तो वो ट्रीटेबल होते हैं, क्योरेबल होते हैं, और 30 से 50% केसेस जो हैं प्रिवेंटेबल हैं। यानी कि अगर हम इस तरीके के प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, एल्युमिनियम का इस्तेमाल कम करें, एक्सरे रेडिएशन से बचे रहें, मोबाइल की रेडिएशन से बचे रहें, अननेसेसरी अपने को एक्सपोज ना करें किसी रेडिएशन से, तो हमारा जो है कैंसर से बचाव हो सकता है। तो मैम आज का कैरी होम मैसेज क्या है? देखिए, कैरी होम मैसेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप कभी भी ऐसी डायग्नोसिस अगर बनती है बच्चे की तो पैनिक ही ना करें। मतलब उसके लिए इतना ज़्यादा हंगामा ना खड़ा करें कि बच्चा भी उसमें सहम जाए या डर जाए कि मेरे को क्या हुआ है। चाहे वो ल्यूकेमिया डायग्नोसिस बने, चाहे लिम्फोमा बने, या कोई भी डायग्नोसिस बनती है तो उसको एक आम बीमारी की तरीके से, क्रॉनिक बीमारी की तरह से उसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और दूसरा ये है कि कैंसर सर्वाइवर्स से मिलवाना चाहिए बच्चे को, कि मतलब जो सर्वाइव करे हैं और जो नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, ऐसे लोगों से खुद भी मिलना चाहिए और बच्चों को भी मिलवाना चाहिए। और दूसरी बात, सपोर्ट ग्रुप्स भी बने हुए हैं, जिसमें सपोर्ट ग्रुप्स कैसे हैं कि वो हर तरीके से सपोर्ट करते हैं जो बच्चे को, कि किस तरीके से उसको एक नॉर्मल लाइफ लीड करनी है। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि बच्चे को एक स्वस्थ खान पान के लिए ज़रूर मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आप प्लास्टिक में रखी हुई चीज़ें, प्लास्टिक में पैक करी हुई चीज़ें हम लोग मंगाते हैं आजकल ऑनलाइन, और फिर वो ही बच्चों को खिलाते हैं, तो ये भी एक तरह का मतलब कार्सिनोजेनिक वो हो सकता है। लेकिन आप कोशिश करें कि वो फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स और घर का बना हुआ खाना खाएं। और वैक्सीनेशन है, 2 तरह के वैक्सीनेशन इसमें इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है और HPV वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हेपेटाइटिस बी अगर कैरियर फॉर्म में पड़ा रहता है बच्चे के शरीर में या लिवर में, तो फिर वो लिवर कार्सिनोमा फ्यूचर में बना सकता है। और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि बर्थ के समय लगता है, फिर 1 महीने बाद लगता है, फिर 5 महीने बाद लगता है। ये 3 डोजेस दी जाती हैं। अगर इससे लगातार इसको जो है आप वैक्सीनेट करवाएंगे तो आप ये लिवर के कैंसर से बच सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने बताया कि HPV वैक्सीन है, जो कि अभी बहुत पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन ये HPV वायरस जो कि लड़कियों में अभी दिया जा रहा है 13 साल की उम्र से, यानी जब भी उसको महीना आने लगता है तो वो HPV वैक्सीन दिया जाता है, जो कि उसको फ्यूचर में कैंसर सर्विक्स होने से बचाता है। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि HPV वैक्सीन जो है, गार्डिसल या जिस भी नाम से आता हो, वो लड़कों में भी लगता है, क्योंकि लड़कों में भी अनेक तरह के ऐसे कैंसर होते हैं जो कि HPV वैक्सीन लगाने से बचते हैं। तो अभी तो हमको आम धारणा ये है कि लड़कियों के ही लगाया जाता है और लड़कियों को सर्विक्स का कैंसर होने से बचाव करता है, लेकिन ये अनेक 6 या 8 किस्म के कैंसर ऐसे होते हैं जो कि HPV वैक्सीन लगाने से बच सकते हैं। और ये जो चाइल्डहुड कैंसर्स हैं, येलो गोल्ड रिबन से डिनोट होते हैं, जैसे कि हमको मालूम है HIV के लिए रेड रिबन है, कार्सिनोमा ब्रेस्ट के लिए पिंक रिबन है, इसी तरीके से चाइल्डहुड कैंसर्स के लिए गोल्डन येलो रिबन डिनोट करता है कि उसको कैंसर है। तो आप ये मैं बताना चाह रही हूँ कि सीक्वली भी माँ को बताने चाहिए कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसके, जैसे रेडिएशन थेरेपी चल रही है अगर उसको, या कीमोथेरेपी चल रही है, तो बालों का झड़ना है शरीर में, या स्किन में किसी तरह के चेंजेस आने हैं, या भूख ना लगना है, उल्टी होना है, ये सब नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि किसी तरह से वो निकल जाता है। उसी तरीके से आप ये कोशिश करें बताने की कि ये सब टेम्परेरी फेज़ है, जैसे ही ट्रीटमेंट बंद होगा वैसे ही ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू।